नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ संजय जी हैं। हम दोनों लगातार आपके साथ जुड़ते रहते हैं और बिहार के चुनाव पर चर्चा करते रहते हैं। चुनाव का मतलब मुद्दा, चुनाव का मतलब दलों की रणनीति, चुनाव का मतलब एक दल का दूसरे दल के खिलाफ जो तैयारी है, वह है। चुनाव का मतलब आरोप, चुनाव का मतलब प्रत्यारोप, चुनाव का मतलब नारा, नैरेटिव, चुनाव का मतलब अपने-अपने पाले में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को खड़ा करने के लिए जोड़, जुगत, जुगाड़, तिकड़म जो कुछ भी है, साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाना और सत्ता हासिल करना। अब इस लड़ाई में बिहार में लगातार माहौल तीखा होता चला जा रहा है। अब खुल करके एक दूसरे के खिलाफ तलवारें तान दी गई हैं और हमले किए जा रहे हैं। अब इस हमले में प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बोलते रहे कि 9वीं पास आदमी क्या करेगा बिहार में? उस आदमी को क्या समझ में आता है? अगर वो लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं होते तो फिर वो कुछ नहीं होते, वगैरह-वगैरह बहुत सारे बयान थे और उनके निशाने पर तेजस्वी लगातार रहते थे। अब वो बीजेपी को लेकर के आए हैं और बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा, यानी कि नीतीश कुमार को जिस मामले पर वो बख्शते हैं, नरेंद्र मोदी को जिस मुद्दे पर वो दूर रखते हैं, उसी मामले पर बीजेपी के जो कद्दावर नेता बिहार में हैं, उनको वो घेरे हुए हैं। और जेडीयू के भी सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी आदमी। और सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरा बिहार में। यानी कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सीधे तौर पर नहीं, लेकिन उनके पास उनके करीब के जो दो चेहरे हैं, उन चेहरों को उन्होंने कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। और अब लड़ाई हो गई है कि मेरा शोकॉज नोटिस, मेरा डिफेमेशन का नोटिस अगर तुमने वापस नहीं लिया तो तुम्हारे खिलाफ और कुछ मैं लेकर के आऊंगा। अब मुकदमे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तनातनी और एक दूसरे को जनता के मैदान में देख लेने की चुनौतियां। संजय जी को मैंने कहा कि आज इस पर चर्चा हम करते हैं और हम लोगों की चर्चा ऐसी चलती है जब हम आपके साथ आते हैं, जुड़ते हैं, उसके बाद हम शुरू होते हैं। जुड़ने से पहले 1 मिनट हम पूछते हैं कि किस बात की चर्चा की जाए। तो जाहिर है कि दिन भर जो खबरें चलती रहती हैं, खबरों की दुनिया में हम लोग रहते हैं, तो होता है कि इस पे बात कर लेते हैं। तो आज हमने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपना टारगेट बदला क्यों है? बदला तुरंत नहीं है, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे उन्होंने तीखा कर लिया है। और क्या वो तेजस्वी यादव को, आरजेडी को कोई लेवरेज दे रहे हैं? क्या उनकी लड़ाई बीजेपी से है या फिर महागठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने एनडीए को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करने की सोच रखी है? क्या है स्ट्रैटेजी प्रशांत किशोर की? क्योंकि मैदान में नए हैं और जब आप पहली बार आते हैं हवा पानी में तो आपकी कमीज सफेद होती है। जब आप बाइक की सवारी करते हैं, कार की सवारी करते हैं, ट्रक की सवारी करते हैं, तो धीरे 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 काली पड़ती है और फिर वो बाद में काली हो जाती है। उसको साफ करना पड़ता है, तो होता है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे है? संजय जी, ये क्या है? प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से उन्होंने अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी के खिलाफ लगातार बयानबाजी की है, दस्तावेज निकाले हैं, सबूत निकाले हैं, उनके मुताबिक ये क्या कहता है? और चुनावों से ऐन पहले प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू के दोनों नेताओं पर हमला करके क्या हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा ना कि जब तक आप उतरे नहीं हैं कीचड़ में, तब तक आप कीचड़ की ताकत को आप समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये तो वक़्त बताएगा। ठीक है, उसमें उतर करके भी अगर अपने आप को सफ़ेद रख लेते हैं, बचा लेते हैं, इसके बाद फिर आपको दूसरे को घेरने को, ग्रिड करने का आपको पूरा नैतिक अधिकार है। मैं एक छोटा-सा एडीआर की रिपोर्ट से बात को शुरू करूँ। हुँ, ये 2020 में जो जीतने वाले बिहार के विधायक हैं, हुँ, उसमें 68% विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड है, हुँ, 68%। हुँ, और 51% पर गंभीर केस है। हुँ, कुछ लोग तो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीते। और हुँ, 243 वाली विधानसभा में अगर आप देखेंगे, तो उसमें से 163 विधायक ऐसे थे जिन पर इस तरह के केस थे, आपराधिक मामले। और 123 पर तो गंभीर अपराधों के आरोप थे। हुँ, इसके बावजूद भी
पार्टियों ने दागियों पर भरोसा जताया और जनता ने भी उन्हें जिताया। अगर दागी आपराधिक मुकदमे जिन पर दर्ज हैं, अब राजद के जो 74 विधायक जीत करके आए हैं 2020 में, उसमें 54 दागदार, 54 दागदार 74 में। उसके बाद जो भाजपा के जो जीत करके आए हैं उसमें 47 दागदार हैं, जेडीयू के 43 में 20 दागदार हैं, कांग्रेस के 19 में 16 दागदार हैं, माले के 12 में 10 दागदार हैं, और एआईएमआईएम के 5 अगर जीत के आए थे तो पांचों दागदार हैं। संजय जी, मैं रोकना चाहता हूँ। संजय जी, अगर जो आंकड़ा पढ़ रहे हैं आप देखें तो एआईएमआईएम यानी कि 100% टेंटेड कैंडिडेट या विधायकों की बात हो रही है जी। इसके बाद कांग्रेस और माले जो संख्या ही बता रहे हैं उसके मुताबिक 85 to 90% उनके विधायक टेंटेड हैं, यानी कि आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। कांग्रेस इसके बाद आती है, क्योंकि आपने कहा कि 19 में 16, तो एमआईएम, फिर कांग्रेस, उसके बाद आरजेडी आती है। तो आप इसको देखिएगा कि जो दागदार विधायक हैं, दागदार विधायकों में एआईएमआईएम 100%, कांग्रेस और माले 90% के आसपास, उसके बाद आरजेडी और फिर उसके बाद बीजेपी और जेडीयू आते हैं। तो ये जो विधान संजय जी कह रहे हैं, विधानसभा में विधायकों की मौजूदा जो संख्या है उसमें जितने दागदार हैं उनकी बात कर रहे हैं। और संजय जी ने एक और बात की कि 51% संगीन मामलों के आरोपी हैं, यानी कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, ये संगीन मामले होते हैं। आधे विधायक आपके संगीन मामलों के आरोपी हैं। उसमें से पता नहीं कितने चार्जशीटेड होंगे, लेकिन ये स्थिति बिहार की है। हाँ संजय, आगे आप। तो मैं ये बता रहा था कि अगर जनता इतनी ही साफ सुथरी विधानसभा चाहती तो इन दागियों पर तो दांव नहीं लगाती, दागियों को जिता करके नहीं भेजती। अब अनंत सिंह एक विधायक हैं, 2020 में वो जेल से चुनाव लड़े थे और अपने एफिडेविट में उन्होंने दर्ज किया था कि 38 केस दर्ज होने की बात उन्होंने अपने ऊपर की थी, 38 केस। फिर भी जनता ने उनको चुना। तो प्रशांत किशोर एक करप्शन की बात वो कर रहे हैं, वो चाहे अशोक चौधरी को लेकर के करे, सम्राट चौधरी के बारे में तो 2-3 तरह की बातें कर रहे हैं। एक उनके एज के मिसमैचिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, नाम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनके नाम में हेरा फेरी है, कभी ये राकेश कुमार लिखते हैं, कभी सम्राट चंद्र मौर्य लिखते हैं, कभी सम्राट चौधरी लिखते हैं, उसको लेकर के उन पर सवाल उठा रहे हैं। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया था अपने को बेल कराने के लिए, वो एफिडेविट जो है वो जुवेनाइल का था, जिसमें वो 7वीं पास है, जबकि वो अब डिलीट की बात वो कर, डिग्री, उम्र और नाम, ये 3 चीज को लेकर के कोई भ्रष्टाचार की बात का आरोप वो नहीं लगा रहे सम्राट चौधरी पर। हाँ, मंगल पांडे पर, संजय जायसवाल पर और अशोक चौधरी पर। आज तो अशोक चौधरी के बारे में यहां तक कहा कि भाई अगर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होगी तो उसमें जिन्होंने भी 5% उनको दिया है कमीशन, मैं उनको भी खड़ा कर दूंगा प्रेस ब्रीफ। अच्छा, कितनी सच्चाई है इसमें। कौन लोग हैं जो कमीशन देते हैं और फिर ये भी साहस करते हैं कि भाई हम खड़ा होकर के बता देंगे कि हाँ हमने कमीशन दिया। अशोक चौधरी हों या मंगल पांडे हों या संजय जायसवाल हों, हम लोग तो इनको सरकार के ही तौर पर। संजय जी 2 बातें कह रहे हैं और इन दोनों बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर प्रशांत किशोर का आरोप ये है कि तारापुर एक जगह है 1995 में कुशवाहा समाज के 6 लोगों की हत्या हुई थी, उस मामले के वो आरोपी थे। उन्होंने अपने आप को बरी कराया कि मैं तो नाबालिग हूँ, 14-15 साल उम्र बताई थी 1995 में। 2020 में उन्होंने एफिडेविट डाला, उसमें उनकी उम्र थी 51 साल। प्रशांत किशोर का कहना ये है कि जब आप 2020 में 51 साल के थे तो 1995 में आप 14-15 साल के कैसे हुए? उसके मुताबिक तो 26 साल के थे। यानी कि अपराध में आपको शामिल माना जाना चाहिए। आप नाबालिग होने के की आड़ में अपने आप को बाहर कर गए हैं। दरअसल वो एक धोखाधड़ी है। इसलिए वो राज्यपाल से कह रहे हैं कि इनके खिलाफ मामला खोला जाए और
उस मामले को नए सिरे से देखा जाए। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय जी ने कहा कि 5% कमीशन मंत्री हैं और प्रशांत किशोर का आरोप यह है कि 20,000 करोड़ के ठेके देने में 5% का कमीशन ये खाते रहे हैं। और जब आप बिलिंग करते हैं, पैसा देते हैं, उस समय 0.5%, यानी कि 5.5% का कमीशन 20,000 करोड़ के ठेके में अशोक चौधरी ने खाए हैं और भ्रष्टाचार का यह जो पूरा का पूरा मामला है, मैं उजागर कर सकता हूँ। उनका दावा है। और ये दोनों मंत्री जो एनडीए सरकार के हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं और ये जालसाजी है एक तरीके से। प्रशांत किशोर को दोनों अदालत में और जनता की अदालत में देख लेने की धमकी दे रहे हैं। देखिए सर जी, मेरा सवाल ये है कि आपने एक बहुत अच्छा मतलब मामला इसमें छेड़ा, आनंद मोहन अनंत सिंह का। ये करप्शन और क्रिमिनलिटी, अपराध और भ्रष्टाचार, बिहार के ये 2 संगीन मामले हैं राजनीति के। अगर अनंत सिंह को ज़मानत मिल जाए, आनंद मोहन को मुकदमे से बरी कर दिया जाए, राजबल्लभ यादव की पत्नी प्रधानमंत्री के मंच पर आकर के खड़ी हो जाएँ, या फिर मुन्ना शुक्ला की बीवी चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगें, तो ये सूरजभान और रामा सिंह जैसे लोग चिराग पासवान के साए में आकर खड़ा हो जाएं, तो 2 मामले बिहार के लोगों के सामने हैं। और संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगता है बिहार के लोग जो सुन रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि जब आप इन लोगों को चुनते हैं, तो फिर आप बेहतर बिहार की उम्मीद क्यों करते हैं? अगर आपको रामा सिंह को, अनंत सिंह को, या फिर सूरजभान को, या सुनील पांडे को, या मुन्ना शुक्ला की बीवी को, या राजबल्लभ यादव की बीवी को चुनना ही है, तो फिर बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, बिहार पलायन का शिकार है, बिहार में रोजी रोटी नहीं है, बिहार में अस्पताल खराब है, बिहार में पढ़ाई का बंदोबस्त नहीं है, ये रोना बंद कीजिए। या तो आप सही लोगों का चुनाव कीजिए, या फिर अपनी जो स्थितियां हैं इनके साथ जीने की आदत अपनी डाल लिए, बस ऐसे ही रहिए। मोटे तौर पर यह बात आप कह रहे हैं। अभी हम करप्शन पर हैं कि प्रशांत किशोर जो मामला लेकर के चल रहे हैं, वो सरकार के 2 नेताओं को, 2 मंत्रियों को टारगेट पे लिए हुए हैं। और संजय से मेरा सवाल ये है कि इसके ज़रिए वो क्या हासिल करना चाहते हैं? संजय जी। देखिए, करप्शन कनेक्ट करता है लोगों को, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते, इसे डिनाई नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन फिर जब एक बिहार की धुंधली तस्वीर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो दिखती है कि मात्र 78 विधायक ही, जिसको अगर परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करें तो 32% होते हैं, हुँ, हुँ, जिनकी छवि साफ है और वो विधानसभा में है। हुँ, बाकी की हुँ, पृष्ठभूमि क्या है वो सबको पता है। अभी फ्लोर टेस्ट में कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, इसी हुँ, बिहार की जमीन पर ना, और हुँ, उसके हुँ, गवाह लोग रहे, बिहार की जनता गवाह रही कि कौन किस पार्टी में थे, और जब फ्लोर टेस्ट के बगल में कहा जाकर के, वो फ्लोर टेस्ट के समय वो कहाँ जाकर के बैठ गए, हुँ, उनकी सीटें बदल गई, और स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। है ना भाई, कि जब हुँ, पार्टी ने हुँ, दी बात, इन पर कार्रवाई कीजिए। ये तो इन्होंने उसका उल्लंघन किया है, दल बदल अधिनियम का, तो हुँ, स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो करप्शन अगर एक इश्यूज होता कनेक्ट हुँ, करने के बाद भी, हुँ, तो हुँ, बिहार की जनता इस स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं होती, जिसकी हुँ, चर्चा मैं बार बार करता हूँ कि जिस राज्य की 65% महिलाएं अनभिक हों, बच्चे का ग्रोथ स्टंटेड हो, जहां साक्षरता दर आज भी 61-62% पर हो, जहां की प्रति व्यक्ति आय 66,000 कुछ रुपया, जबकि बगल के झारखंड जिसको आपने बांट करके दिया 75,000 रुपया है, तो जब कैंडिडेट अगर ऐसा चुनते, अगर प्रशांत किशोर आरोप ही लगा रहे हैं हुँ, हुँ, और ये आरोप अगर कनेक्ट होते हैं जनता से, तो जो लोग क्या लिस्ट हम लोग लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्या उनके बारे में उनके विरोधी चुनाव के समय भी चर्चा करते होंगे कि भाई इनकी पृष्ठभूमि क्या है, देख लीजिए। हुँ, मसल्स पावर से मनी पावर की तरफ की जो यात्रा इनकी है, क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है? हुँ, और फिर उनको जब आप चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर इस बात को एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के नीरज कुमार जो जेडीयू के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने सवाल उठाया, और आर के सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हुँ, उन्होंने सवाल उठाया कि हुँ, हाँ, अगर आप पर आरोप है तो आपको आकर के सफाई देनी चाहिए कि ये आरोप निराधार है,
इस आरोप में कोई दम नहीं है। ये प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की छवि अपने को उस रूप में ढालना चाहते हैं बिहार में आकर के, और हम लोगों पर तरह तरह का आरोप लगा करके, और ये चाहते हैं कि हमें भी कोई स्पेस मिले। पूछा भी गया आर.के. सिंह से कि क्या आप कोई अलग पार्टी बनाना चाहेंगे, क्या आपकी स्टैंड इस तरह? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों कोई पार्टी बनाऊंगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि अगर पार्टी व्यक्ति की वजह से प्रभावित हो रहा है, वो व्यक्ति चाहे जितने बड़े पद पर हो, उनको आकर के अपनी बात करनी चाहिए। मंगल पांडे के फ्लैट खरीदने में कितने रुपए कहां किसके नाम से ट्रांजैक्शन हुआ, उनकी पत्नी के खाते में क्या आया, प्रशांत किशोर उस डॉक्यूमेंट को लेकर के बैठते हैं। उस एफिडेविट की बात वो करते हैं जिसमें सम्राट चौधरी जी का एज मिसमैच हो रहा है। अशोक चौधरी पर कह रहे हैं कि अभी तो 200 करोड़ का, अगली बार मैं आऊंगा तो 500 करोड़ का मैं इनको दे दूंगा। और अशोक चौधरी ने जब कहा कि अगर 1 कट्ठे भी जमीन होगा तो मैं गुलामी करूंगा जनसुराज का, पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आपके सारे जमीन का दस्तावेज सार्वजनिक कर दूंगा, मेरी गुलामी मत कीजिए, बिहार की जनता की गुलामी के लिए केवल आप तैयार हो। चूंकि इतने संजय जी, जैसे दिल्ली का चुनाव रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहानी बचपन में हार की जीत हम लोगों ने पढ़ी थी कि खड़क सिंह को बाबा भारती ने कहा था, खड़क सिंह घोड़ा लेके जा तो रहे हो लेकिन पलट करके किसी को बोलना मत कि तुमने घोड़ा कैसे लिया है। यानी कि गरीबों पर और जरूरतमंदों पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति दिल्ली में की, अन्ना हजारे आंदोलन की आड़ में उन्होंने अपनी राजनीति साधी, सत्ता तक आए और सत्ता के बाद वो सत्ता के रंग में रंग गए, ढल गए और आज की तारीख में दिल्ली से वो बेदखल हो गए। लेकिन माना जाता है कि उन्होंने अपनी राजनीति जैसे की थी, कमोबेश उसी तरह की राजनीति प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। करप्शन को लेकर के जो नेता और मंत्री हैं बिहार में सत्ता में, वो लगातार लोगों के खिलाफ काम करते रहे हैं, अपना घर बनाते रहे हैं, पुष्ट बनाते रहे हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। और क्रिमिनल्स बिहार में हैं, वो राजनीतिक दलों ने उनको पाला पोसा है। एक बिहार का रोड मैप वो देते हैं। अरविंद केजरीवाल भी कमोबेश विकास का एक रोड मैप दिया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जिन लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्हीं लोगों ने जब कोर्ट में घसीटा तो उन्होंने सबसे माफी मांगनी शुरू कर दी। वो चाहे गडकरी हो, अरुण जेटली हो, जितने भी लोग हैं, सबसे उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने अपना मतलब साध लिया सत्ता में आके। अब प्रशांत किशोर हैं, उनके पास खुला खेल है, वो कुछ भी कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर का इंटेंट बिहार में साफ सुथरी राजनीति का है या फिर सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल वाले ही रास्ते से घुसने का है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट पहले जरा दिख जाए। मेरी एक मुलाकात हुई थी, प्रशांत किशोर जी के काफी करीबी थे, आप भी उनको जानते हैं, आनंद मिश्रा से। एक कॉन्क्लेव में मेरी मुलाकात हुई और आनंद मिश्रा जी से मैंने थोड़ी देर बाद, हम कहे कि आनंद जी आप तो जनसुराजी हो गए थे, फिर आप जनसुराजी से फिर केसरिया रंग में कैसे रंग गए? तो उन्होंने बड़ी साफ गोई से मुझे कहा कि हाँ, मुझे भी प्रशांत किशोर जी के शब्द बड़े अच्छे लगते थे। मैं भी समझता था कि जो बातें सतह पर आती है, हर बिहारी को इस तरह की बातों पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब मैंने अंदर की तस्वीर देखी तो कुछ और था। जो कहते हैं ना कि लिफाफा तो बड़ा सुंदर है लेकिन उसके अंदर का मजमून जो है उसमें कोई दम नहीं दिखा। और भी उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही, निजी जिसको कहते हैं संवाद में, जिसको मैं नहीं बताना चाहूंगा। तो आनंद मिश्रा ने कहा कि मैं आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आया था तो मेरे अंदर में भी एक जोश जज्बा था, लगा कि नहीं मैं भी काम करूंगा बिहार के लिए, मैं भी बिहार को बदल दूंगा। संयोग से कुछ देर पहले आज मैं बैठा हुआ था एक डिबेट में, मेरे साथ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़ा यंग प्रोफेसर को मैंने देखा कि बैठे हुए थे मेरे साथ और उन्होंने कहा कि मैंने तो सर बिहार को बदलने के लिए रिजाइन कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, रिजाइन कर दिया भाई, बिहार तो मांग ही रहा है कि ऐसे ही ऊर्जावान लोग, बुद्धिजीवी लोग आए बिहार में। तो खड़क सिंह वाली बात जो आप बता रहे हैं उसमें बहुत हद तक सच्चाई मुझे भी नजर आती है कभी। ठीक है,
वो उनकी पृष्ठभूमि जो सरकार में है, सत्ता में है, वो दागदार है, साफ छवि के नहीं है। लेकिन आपके जो कैंडिडेट होंगे वो कितने साफ सुथरे छवि के लोग होंगे, ये भी तो दिखाई पड़ना चाहिए। और मैं एक दो उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। इनके साथ आए थे मुनाजिर हसन, इनके साथ आए थे देवेंद्र प्रसाद यादव। आज मुनाजिर हसन कहाँ है, देवेंद्र प्रसाद यादव कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं, वो कहाँ चले गए। आनंद मिश्रा तो मैंने नाम ही लिया कि मेरी उनसे जो बड़ा आत्मीय बातें हुई, मुलाकातें हुई, तो मैं छेड़ा उनको कि भाई आपसे तो उम्मीद थी, आप कहाँ भटक गए, केसरिया रंग में रंग गए। तो उन्होंने चीजों को बताना शुरू किया कि हाँ, बाहर से तस्वीर अच्छी लगती है, अंदर की तस्वीर उतनी सुनहरी नहीं है। जरा उनके कैंडिडेट आ जाने दीजिए मैदान में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इधर के लोग गड़बड़ हैं तो वहां कितने साफ सुथरी छवि के लोग हैं जिनको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। तो हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस पार्टी को। दूसरी चीज, भाई आज प्रशांत किशोर जी प्रेस ब्रीफ में अपनी सफाई दे रहे थे। मुझे इतना करोड़ रुपया यहाँ से आया, इतना करोड़ रुपया यहाँ से आया, इतना करोड़ रुपया यहाँ से आया। और मैं जो था सो जब अलग अलग राज्यों में मैं पार्टियों के लिए काम कर रहा था तो मैं से कहा था, और वो मेरी जो फीस है वो फीस दे रहे हैं, और मैं अपना खर्च काट करके बाकी पैसा मैं पार्टी फंड में दे देता हूँ, और उससे पार्टी जो है वो इस तरह से संचालित हो रही है। मैं मानता हूँ, क्योंकि दो उदाहरण, एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल का और एक उदाहरण कर्नाटका का मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि इस पर आपने काफी काम भी किया है। सुनील कानूगोलू शायद पहले कभी रहे होंगे प्रशांत किशोर की टीम में। उन्होंने 40% पेटीएम का स्टिकर चिपकाया चुनाव में, कर्नाटका के चुनाव में, और वो 40% कमीशन वाली सरकार का जो आरोप लगा, सरकार बच नहीं पाई, सरकार वहां बदल गई। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि करप्शन की बात लोगों को अपील करती है, लेकिन आपके जो कैंडिडेट आते हैं वो कौन है, वो उम्मीदवार कौन है, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप जिन पर भी लगा रहे हैं, इनके जो कैंडिडेट आएंगे उनसे बेहतर होंगे कि बिहार की जनता तय करेगी। इसीलिए मैंने एडीआर का रिपोर्ट पढ़ा कि भाई पार्टियां अगर दागियों पर दांव लगाती है, जिनकी पृष्ठभूमि दागदार रही है उनको टिकट देती है, जनता जिता करके तो उन्हीं को भेज रही है। तो विनियबिलिटी पर जब दांव लगाती है पार्टियां कि विनिएबल कंडीशन किनका है, किस कैंडिडेट का है, तो क्या प्रशांत किशोर साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार इस बार बिहार के चुनाव में उतारेंगे कि भाई ये चुनाव जीत जाए? चुनाव ये जोखिम भरा काम है, लेकिन बिहार के लोगों के सामने एक उदाहरण रख सकते हैं प्रशांत किशोर के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक चुनाव में साफ सुथरे लोगों को ला करके, या वैसे लोग जो बिहार के विकास से अपने आप को जोड़ करके उसका एक ब्लूप्रिंट रोड मैप अपने सामने रखते हैं। उनको समझ में आता है कि समाज क्या है, बिहार के साधन संसाधन क्या हैं, बिहार में विकास की संभावनाएं क्या हैं। अगर इतनी बुनियादी समझ के साथ लोग आते हैं और उनके आगे पीछे कोई दाग नहीं है, तो लाजमी है कि वो ये दावे से कह सकते हैं कि मैंने जितने भी कैंडिडेट खड़ा किए 243 के 243 से कभी भी पुलिस चौकी में नहीं गए, और पुलिस के यहाँ कोई भी मुकदमा उनके खिलाफ नहीं रहा है। अदालत की बात तो छोड़ दीजिए, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन संजय जी कह रहे हैं कि विनेबिलिटी जो होती है वो राजनीति में, खास चुनावी राजनीति में पहली शर्त हो जाती है। इसलिए शहाबुद्दीन के घर तेजस्वी यादव चले जाते हैं। लंबे समय तक आपने उनसे दूरी बनाई, लेकिन अब शहाबुद्दीन के घर आप इसी साल की शुरुआत में चले गए थे, और कई दूसरे ऐसे आपको अपराधी, बाहुबली, या अपने साथ मसल पार रखने वाले लोग मिलेंगे
जिनके लिए एक पार्टी अपना दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोलती है। उनकी आवाजाही बनी रहती है, उनका अपना मार्केट बना रहता है क्योंकि उनके पास विजिबिलिटी है और बिहार को इससे बाहर जाना है। अगर बिहार के लोग हम लोग को सुन रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके हक में बात करें और आपके लिए बात करें। किसी दल के इंटरेस्ट में हमारी बातचीत नहीं है। बिहार को आज की तारीख में एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसके पास विजन हो और वो बिहार को रोजगार दे पाए, बिहार को विकास दे पाए, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों का इंतजाम बेहतर कर पाए, बिहार के 13 करोड़ लोगों के बिहार में रहने की स्थितियों को बहाल कर पाए, सम्मानजनक जीवन बिहार के लोग जी पाए। हम बार बार जो है ना सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बुद्ध कब तक करेंगे? हमारा आज जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए आप एक बार फैसला कीजिए सही या गलत, सही आदमी को वोट दीजिए। मुझे लगता है कि बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन सही आदमी को संजय जी खड़ा करने में भी पार्टियों का कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको लगता है कि ये आदमी चाहे जैसा भी वाहियात है, गुंडा है, मवाली है, अपराधी है, कोई बात नहीं है, जीत के आ सकता है, हाँ, आ सकता है, दे दो इसको। इसलिए आप देखेंगे कि दिल्ली में, पटना में जो जमघट लग रहा है, वो जमघट ऐसे ही लोगों का ज़्यादा है। तो फिर ऐसे में आप एक बेहतर व्यवस्था के लिए ठीक-ठाक लोगों को ला कर के खड़ा भी कर देंगे, तो वो जीत कर कैसे आएँगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम भी है। जी, वही वही सवाल तो है कि अगर उनकी विनिएबिलिटी नहीं है हाँ। और आप अपना उम्मीदवार अगर अच्छा आप दे देते हैं, तो फिर तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और हुँ, नीतीश कुमार, इन्होंने कहा कि हम क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमारी यूएसपी रही है। हुँ, लेकिन नीतीश कुमार ने तो कॉम्प्रोमाइज किया था ना। आनंद सिंह की तस्वीर, आनंद मोहन की जेल से रिहा करने जैसी बात, बहुत हुँ, सारी चीजें हैं। और 2005 में तो आप तो उसके गवाह होंगे कि जेल से किस तरह से विधायकों को समर्थन इनको मिला था। वो 10-12 विधायक बेऊर जेल में थे हुँ। और कैसे उन विधायकों से जाकर के समर्थन मांगा गया था कि नीतीश कुमार की सरकार बने बिहार। 2004 में बाढ़ के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये अनंत सिंह है तराजू पर उनको तौल रहे थे। तो हाँ जी, लाज़मी है बिल्कुल। कि आपको सुशासन की व्यवस्था सिर्फ़ नाम से नहीं होती है। नीतीश कुमार ईमानदार आदमी है, कोई द इसमें इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए जिन लोगों के साथ चलते रहते हैं, अगर धीरे-धीरे 20 साल में उनको उन्होंने छाँट दिया होता, पांग दिया होता, उनको पंगु कर दिया होता, तो बिहार की राजनीति आज की तारीख में कुछ और होती। तो जो है उसके लिए भी नीतीश कुमार ज़िम्मेदार हैं। 20 साल में बहुत मौका था आपके पास कि जितने भी अपराधी बाहुबली थे, इनको आप दरकिनार कर गए होते और इनको आप जेल सलाखों में डाल गए होते और बिहार में राजनीति करने वाले लोगों के लिए गुंजाइश बना पाते कि हाँ, आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आपके पास प्रतिभा है, आप आइए राजनीति कीजिए। वो एक माहौल अलग होता, लेकिन आज नहीं है। बिहार आज भी उस लिहाज से बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। लेकिन संजय जी जो कह रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी इन दोनों को जो टारगेट पे ले रखा है प्रशांत किशोर ने, क्या ये मैं मान लूँ कि तेजस्वी यादव के साथ फिलहाल उन्होंने अभी अपनी दूरी बना ली है कि पहले यही आप रखिए एजेंडा और इसी पर चलिए? अगर ऐसा है भी तो कुछ मकसद होगा, कोई स्ट्रैटेजी होगी इसकी? ये मैं मानता हूँ कि एक थर्ड स्पेस बनाने की इनकी कोशिश है, क्योंकि हुँ, प्रशांत किशोर जब काफी सक्रिय हुए और तेजस्वी जी को टारगेट करने लगे, हुँ, तो आरजेडी के लोगों ने इनको प्रशांत पांडे कह करके संबोधित करना शुरू किया। हुँ, और एक कि किस तरह के सोच के लोग ये लोग हैं, ये लोग क्या बिहार का भला करें। हुँ, और एक हुँ, और आरोप इन पर लगा कि ये बीजेपी के बी टीम है। कई हुँ, कई वरिष्ठ जो लोग हैं राजनीति के, उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ, इनकी फंडिंग वहां से होती है, यहाँ से होती है। शायद प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को और सम्राट चौधरी को, दोनों को निशाने पर लेकर के बताने की कोशिश की है कि न मैं तेजस्वी जी के साथ हूं, न मैं उस जंगल राज को वापस लाने देने के लिए तैयार हूं, न मैं इस तरह के सरकार में रह करके कोई मंत्री अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मैं इस वजह से चुप रहूंगा कि लगेगा कि नहीं, हम इन पर अगर हमलावर होते हैं तो बदले में ये भी हमें ग्रिल करेंगे, हमें घेरेंगे। तो ये एक साथ थर्ड स्पेस बनाने की बात ये कर रहे हैं। कितनी इनको सफलता मिलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन एक साथ ये इंडिया गठबंधन पर भी हमलावर है, खास करके तेजस्वी जी पर। कांग्रेस को तो कहते हैं कि वो तो कोई पार्टी ही नहीं।
और दूसरी तरफ वो बीजेपी, जबकि वो नीतीश कुमार, और जब तेजस्वी की तुलना होती है तो नीतीश कुमार को ये देते हैं, कहते हैं कि नहीं नीतीश वो कुमार अच्छे हैं। क्रेडिट देते हैं उनको, हाँ। हाँ, क्रेडिट देते हैं कि अगर बिहार थोड़ा भी बदला है तो उसकी माने जो क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि अब अपने मंत्रालय के लोगों पर नियंत्रण रख सके, कि अगर उनके विभाग में, उनके सरकार में। उनकी सेहत का हवाला देकर के उनको घेरते रहते हैं। जी यानी कि जी। संजय जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कंक्लूड हमको इसी पे करना चाहिए कि प्रशांत किशोर आरजेडी के खिलाफ लगातार हमलावर रहे, और आरजेडी ने कहा क्योंकि ये अगड़ा आदमी है, ये ब्राह्मण आदमी है, ये बीजेपी की बी टीम है, और उस दाग से, उस आरोप से अपने आप को बाहर निकालने के लिए मैं दरअसल किसी का नहीं हूँ, मैं बिहार के लोगों का हूँ, और मेरे बारे में एक ईमानदार राय तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बीजेपी यानी एनडीए सरकार के 2 बड़े मंत्रियों को टारगेट पे लिया है और दोनों के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब वो प्रशांत किशोर जो संजय जी कह रहे हैं कि जब वो मैदान में उनके अपने कैंडिडेट आएँगे सामने, उसके बाद ही अंदाज़ा लगेगा कि सिर्फ़ आप हमलावर रहे हैं, उस समय की ईमानदारी आपकी है, या फिर चुनाव मैदान में कैंडिडेट के साथ आप खड़े हैं, उस समय आपने ईमानदारी, अपनी नैतिकता और अपने सिद्धांतों के साथ बरती है। यह देखने का मामला है। हम दोनों की मुलाकात कल फिर होती है आपसे, कोई नया मुद्दा होगा, लेकिन तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।